वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद प्रियंका। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 ज्योग्राफी के लेटेस्ट सैंपल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ द एकेडमिक ईयर ऑफ 2022 एंड 23। ये वीडियो भी आप लोगों के एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ज्योग्राफी के सैंपल पेपर को डिस्कस करने से पहले अगर आपको क्लास 11 हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस के भी सैंपल क्वेश्चन पेपर वाला वीडियो देखना है, देन प्लीज चेक माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू विल गेट द लिंक देयर। सो नाउ विदाउट फर्दर डिले, लेट्स डिस्कस द सैंपल क्वेश्चन पेपर ऑफ ज्योग्राफी विद देयर आंसर्स। this is the latest sample paper of class 11 geography. टोटल आप लोगों का 70 मार्क्स का एग्जाम होगा एंड 30 मार्क्स आप लोगों को अपने प्रैक्टिकल्स में मिलेगा एंड टोटल टाइमिंग आप लोगों को 3 घंटा ही मिलेगा। सैंपल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने से पहले शुरुआत में यहाँ पे जो कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखा है, सबसे पहले हम इन सारे इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ते हैं। बेसिकली इसमें आप लोगों को ये बता रखा है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट होगा वो किस तरीके से होगा, यानी कि आप लोगों का क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। बेसिकली आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो 4 सेक्शन में डिवाइडेड रहेगा, A, B, C एंड D। आपका जो सेक्शन ए होगा, सेक्शन ए में बेसिकली आप लोगों से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेक्शन बी में आप लोगों से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड उसका जो आंसर रहेगा उसको आपको 80 to 100 वर्ड्स के अंदर में ही लिखना है। एंड ये जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है सेक्शन बी में, इसमें से जो क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19 होगा वो बेसिकली आपका सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होगा। बेसिकली सेक्शन बी में आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी पूछा गया है और साथ ही साथ सोर्स बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा गया है। नाउ आपका जो नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन सी, सेक्शन सी में आप लोगों से लॉन्ग आंसर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। टोटल आप लोगों से 5 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पूछा गया है एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का जो आंसर होगा वो आपको 120 से लेकर 150 के वर्ड्स लिमिट में ही लिखना है। एंड आपका जो लास्ट सेक्शन होगा सेक्शन डी, सेक्शन डी में बेसिकली आप लोगों से मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 एंड क्वेश्चन नंबर 30 बेसिकली आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन रहेगा एंड हर एक क्वेश्चन में आप लोगों का 5 सब पार्ट्स रहेगा, यानी कि हर एक क्वेश्चन में आप लोगों से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये है आपका क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट। आई होप कि आपको अपने ज्योग्राफी के क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम सैंपल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन with our first section, section A. The first question from section A is question number 1. Which of the following is not related to the formation or modification of the present atmosphere? इनमें से कौन सा प्रोसेस प्रेजेंट एटमॉस्फेयर के ना ही फॉर्मेशन से रिलेटेड होता है और ना ही मॉडिफिकेशन से रिलेटेड होता है। लेट्स चेक आउट द ऑप्शन फर्स्ट। पहला ऑप्शन है डिफरेंशिएशन, दूसरा ऑप्शन है सोलर विंड, तीसरा ऑप्शन है डिगेसिंग एंड लास्ट ऑप्शन है फोटोसिंथेसिस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्हिच इज डिफरेंशिएशन, क्योंकि बेसिकली सोलर विंड, डिगेसिंग एंड फोटोसिंथेसिस ये तीनों ही प्रोसेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द फॉर्मेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रेजेंट एटमॉस्फेयर। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्हिच इज डिफरेंशिएशन। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मैच करेक्टली। क्वेश्चन नंबर 2 बेसिकली एक मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों से ये पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सा करेक्टली मैच किया गया है, यानी कि बेसिकली एक साइड में कुछ एक्ट्स एंड प्रोजेक्ट के नाम लिखा गया है एंड दूसरे साइड में ईयर ऑफ इनेक्टमेंट, यानी कि इन सारे एक्ट एंड प्रोजेक्ट को किस साल लागू किया गया था इसके बारे में बता रखा है। आपको ये चूज करना है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज बी एंड 2, यानी कि बेसिकली जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है वो 1992 में ही इनेक्ट किया गया है एंड बाकी ये सारे जो एक्ट एंड प्रोजेक्ट है इसका जो डेट है वो गलत लिखा हुआ है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। Now your next question is question number 3. Who was the pro-founder of continental drift theory? इनमें से कौन continental drift theory के pro-founder है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, which is Alfred Weger. Now our next question is question number 4. At what height is ozone found? यानी कि किस हाइट में ओजोन लेयर हमारे एटमॉस्फेयर में मिलता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, which is 10 to 50 किलोमीटर। Now your next question is question number 5. What is the local name of Western Ghats in Maharashtra? महाराष्ट्र में जो वेस्टर्न घाट्स है, वेस्टर्न घाट्स का लोकल नेम क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
विच इज सह्याद्री। सो बेसिकली महाराष्ट्र में जो वेस्टर्न घाट्स है उसको लोकली सह्याद्री कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, एट व्हाट हाइट सीरस क्लाउड्स फॉर्म। सो कितने हाइट में सीरस क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज 8,000 to 12,000 मीटर्स। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 अगेन एक मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है। सो इस क्वेश्चन में आप लोगों से ये पूछा गया है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच। सो इनमें से कौन सा इनकरेक्टली यानी कि गलत मैच किया गया है। सो क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों से ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच किया गया है, बट इस क्वेश्चन में आप लोगों से ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच किया गया है। सो इस सैंपल पेपर को देखने के बाद आप लोगों को ये बहुत ही अच्छी तरीके से पता चल गया होगा कि मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन किस तरीके से आप लोगों से पूछा जा सकता है। सो क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोगों को एक साइड में हिमालयन सब डिवीजन का नाम बता रखा है एंड दूसरे साइड में उसके फीचर्स के बारे में बता रखा है। सो सबसे पहले हम इन चारों ही पॉइंट्स को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं एंड उसके बाद हम लोग करेक्ट ऑप्शन को चूज करेंगे। सो पहला है नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज एंड इसका फीचर है काराकोरम रेंज। दूसरा है हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयाज एंड इसका फीचर है धर्मशाला हिल स्टेशन। तीसरा है द दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयाज एंड इसका फीचर है कंचनजुंगा पीक। एंड लास्ट है द अरुणाचल हिमालयाज एंड इसका फीचर है पीर पंजल पास। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज डी एंड 4। सो बेसिकली आपका जो लास्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर डी, ये इनकरेक्टली मैच किया गया है क्योंकि पीर पंजल पास बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर में है, ना कि अरुणाचल प्रदेश में। So now let's move to your next question, which is question number 8. Which one of the following has the largest concentration of greenhouse gases in the atmosphere? So इन चारों गैसेस में से वो कौन सा ग्रीन हाउस गैस है जिसका सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है एटमॉस्फेयर में। सो पहला ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है मीथेन, तीसरा ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड लास्ट ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. Which one of the following country is separated from India by the Gulf of Mannar and Pak Strait? So इनमें से कौन सा वो कंट्री है जो कि इंडिया से गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक स्ट्रेट के द्वारा सेपरेटेड है। सो पहला ऑप्शन है श्रीलंका, दूसरा ऑप्शन है भूटान, तीसरा ऑप्शन है बांग्लादेश एंड लास्ट ऑप्शन है म्यांमार। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज श्रीलंका। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10. In which of the following rivers is the मजूली रिवर आइलैंड सिचुएटेड? सो इनमें से कौन से रिवर में मजूली रिवर आइलैंड सिचुएटेड है? सो पहला ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, दूसरा ऑप्शन है गोदावरी, तीसरा ऑप्शन है इंदस रिवर एंड लास्ट ऑप्शन है गंगा। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज ब्रह्मपुत्र। Now our next question is question number 11. Arrange the following in correct sequence. So यहाँ पे बेसिकली 4 पॉइंट लिखा हुआ है। सो आपको इन चारों ही पॉइंट को करेक्ट सीक्वेंस में यानी कि करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज 4, 3, 2 and 1। यानी कि सबसे पहला जो पॉइंट होगा वो होगा पॉइंट नंबर 4, विच इज द साउथ वेस्ट मानसून सेट्स इन ओवर द केरला कोस्ट बाय 1 जून। सेकंड पॉइंट होगा पॉइंट नंबर 3, it moves swiftly to reach Mumbai and Kolkata between 10th and 13th June. थर्ड पॉइंट होगा आपका पॉइंट नंबर 2, विच इज बाय मिड जून द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ द मॉनसून अराइव्स ओवर सौराष्ट्र, कच्छ एंड द सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री। एंड आपका जो लास्ट पॉइंट होगा वो होगा पॉइंट नंबर 1, विच इज बाय मिड जुलाई साउथ वेस्ट मानसून इनगल्फ्स द एंटायर सब कॉन्टिनेंट। सो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी था। इवन अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता था देन फिर भी अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते, थोड़ा सा अगर आप कॉमन सेंस लगाते देन इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को आ जाता, क्योंकि बेसिकली हर एक पॉइंट में मंथ का नाम लिखा गया है। सो अगर आप मंथ को भी डेट्स को भी करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करेंगे देन आपका ये जो चारों स्टेटमेंट था, जो चारों पॉइंट था, वो करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज हो जाता। क्योंकि सबसे पहला कौन सा डेट आएगा 1 जून, उसके बाद आएगा 10th and 13 जून, उसके बाद आएगा आपका मिड जून एंड लास्ट में आएगा आपका मिड जुलाई। सो कई बार क्या होता है, हमारा जो आंसर होता है वो हमारे क्वेश्चन में ही गिवन होता है। सो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने टाइम अगर आप अपना थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करोगे, थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करोगे देन आप बहुत ही इजीली क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो, खासकर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12. Consider the following statement and choose the correct option from the given option. So यहाँ पे 2 स्टेटमेंट लिखा गया है, स्टेटमेंट 1 and 2. So आपको इन दोनों ही स्टेटमेंट को पढ़ना है एंड उसके बाद आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। So पहला स्टेटमेंट है The mitigation of hazards created by tsunami is difficult and दूसरा स्टेटमेंट है Unlike other natural disasters, losses are on a much larger scale. So इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, which is
both the statement are true and the statement 2 correctly present the reason for statement 1. यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है एंड स्टेटमेंट 2 करेक्टली स्टेटमेंट 1 के रीजन को प्रेजेंट करता है. Now your next question is question number 13. So question number 13 एक assertion and reasoning वाला question है. So सबसे पहले हम लोग assertion को पढ़ते हैं. The subcontinent of India can be easily located on the world map. So हम अपने इंडियन सबकॉन्टिनेंट को वर्ल्ड मैप में बहुत ही easily locate कर सकते हैं एंड इसका रीजन है it is located in the south of the Asian continent. So इंडिया बेसिकली एशियन कॉन्टिनेंट के सदर्न हिस्से में लोकेटेड है. So इसीलिए हम इंडिया को बहुत ही easily वर्ल्ड मैप में लोकेट कर सकते हैं. So इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विच इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सो एजर्शन एंड रीजनिंग दोनों ही सही है बट ये जो रीजन है ये एजर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. क्यों एक्सप्लेन नहीं कर रहा है? सो बेसिकली एजर्शन में क्या बता रखा है कि हम इंडिया को बहुत ही इजीली वर्ल्ड मैप में लोकेट कर सकते हैं एंड इसका रीजन है कि बेसिकली इंडिया जो है वो एशियन कॉन्टिनेंट के सदर्न पार्ट में लोकेटेड है. सो सिर्फ और सिर्फ इंडिया एशियन कॉन्टिनेंट के सदर्न पार्ट में लोकेटेड है. सो इस वजह से हम इंडिया को आसानी से वर्ल्ड मैप में लोकेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि एशियन कॉन्टिनेंट के सदर्न पार्ट में बहुत सारे कंट्रीज लोकेटेड है. बट अगर ये रीजन होता कि इंडियन पेनिनसुला बेसिकली 3 मेजर वाटर बॉडीज के द्वारा सराउंडेड है. सो इंडिया के वेस्टर्न साइड में आपको अरेबियन सी देखने को मिलेगा, इंडिया के सदर्न साइड में आपको इंडियन ओशियन देखने को मिलेगा एंड इंडिया के ईस्टर्न साइड में आपको बे ऑफ बंगाल देखने को मिलेगा, तब आपका एजर्शन का रीजन सही हो जाता. क्योंकि अगर इतना सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहता है देन हम बहुत ही इजीली वर्ल्ड मैप में इंडिया को लोकेट कर सकते हैं. सो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. सो नाउ लेट्स मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन. सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी एजर्शन एंड रीजनिंग वाला क्वेश्चन है. सो एजर्शन है पॉपुलेशन जियोग्राफी इज क्लोजली लिंक्ड विद द डिसिप्लिन ऑफ डेमोग्राफी. सो डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है? सो इट इज बेसिकली द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन एंड इसका रीजनिंग है इट स्टडीज पॉपुलेशन ग्रोथ, डेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, सेक्स रेशियो, माइग्रेशन एंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एक्सेट्रा. सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए which is both A and R are true and R is the correct explanation of A. So assertion and reasoning दोनों ही सही है एंड ये जो रीजन है ये बहुत ही करेक्टली assertion को एक्सप्लेन कर रहा है. सो अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सो क्वेश्चन नंबर 15 to 17 are based on the given text. Read the text carefully and answer the question. So क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 बेसिकली आप लोगों का एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है. सो यहाँ पे एक पैसेज लिखा गया है, एक टेक्स्ट दिया गया है. सो इसके अकॉर्डिंग आपको अपने क्वेश्चन का आंसर देना है. सो अगर आप चाहे देन वीडियो को पॉज करके आप इस पैराग्राफ को पढ़ सकते हैं. हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सो योर फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पैराग्राफ इज क्वेश्चन नंबर 15. विंड इरोजन इज मोस्ट डोमिनेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन. सो इनमें से किस रीजन में विंड इरोजन बहुत ज्यादा डोमिनेंट होता है यानी कि बहुत ज्यादा पावरफुल होता है? सो पहला ऑप्शन है नॉर्थ इंडियन एलुवियल प्लेन, दूसरा ऑप्शन है हिमालयन माउंटेन, तीसरा ऑप्शन है सहारा डेजर्ट एंड लास्ट ऑप्शन है सुंदरबन डेल्टा. सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विच इज सहारा डेजर्ट. सो ये आंसर आपको अपने पैराग्राफ में भी मिल जाएगा. Now your next question is question number 16. Which of the following is a depositional agent of wind? So इनमें से कौन सा wind का एक depositional agent होता है? So पहला ऑप्शन है बर्चन, दूसरा ऑप्शन है डिफ्लेशन हॉलो, तीसरा ऑप्शन है पेडिमेंट एंड लास्ट ऑप्शन है पेडी प्लेन. सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विच इज बर्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17. So which among the following process influence the formation of landforms in desert region? So इनमें से वो कौन सा प्रोसेस है जो कि डेजर्ट रीजन में लैंड फॉर्म के फॉर्मेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लैंड फॉर्म के फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करता है? सो पहला ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस, दूसरा ऑप्शन है विंड इरोजन, तीसरा ऑप्शन है फ्लूवियल इरोजन एंड लास्ट ऑप्शन है विंड डिपोजिशन. सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विच इज ऑल ऑफ दिस. यानी कि बेसिकली डेजर्ट रीजन में लैंड फॉर्म के फॉर्मेशन के लिए विंड इरोजन, फ्लूवियल इरोजन एंड विंड डिपोजिशन ये तीनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है. सो विद दिस हमने आपके सेक्शन ए के सारे ही क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया. आई होप कि आपको सेक्शन ए के सारे ही क्वेश्चंस एंड उनके आंसर्स बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा. सो नाउ लेट्स मूव टू योर नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन बी. सो सेक्शन बी में बेसिकली क्वेश्चन नंबर 18 एंड क्वेश्चन नंबर 19 सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है. सो रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन. सो यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा गया है, एक पैराग्राफ दिया गया है. सो इसको आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है एंड उसके बाद आपको क्वेश्चन के आंसर को देना है. सो वीडियो को पॉज करके आप इस टेक्स्ट को, इस पैराग्राफ को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो. सो अब हम डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पैराग्राफ इज गिव द लोकेशन ऑफ द निकोबार आइलैंड वेयर इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो इज फाउंड.
सो निकोबार आइलैंड में वो कौन सा जगह है जिस जगह में इंडिया का इकलौता एक्टिव वॉल्केनो मिलता है, यानी कि बेसिकली इंडिया में एक ही ऐसा जगह है निकोबार आइलैंड में जहां पे इंडिया का इकलौता एक्टिव वॉल्केनो है, यानी कि ऐसा वॉल्केनो जिस वॉल्केनो से लावा निकलता है। सो सबसे पहले हम सारे ही क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, एंड उसके बाद हम तीनों ही क्वेश्चन के आंसर्स को एक साथ देखेंगे। सो दूसरा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द आइलैंड ग्रुप इन बे ऑफ बंगाल दैट इज डिवाइडेड बाय द 10 डिग्री चैनल। सो बे ऑफ बंगाल में वो कौन सा आइलैंड का ग्रुप है जो कि 10 डिग्री चैनल से सेपरेटेड है, डिवाइडेड है। एंड आपका तीसरा क्वेश्चन है, इफ अ पर्सन इज गोइंग टू लक्षद्वीप व्हिच कोस्टल प्लेन शुड ही ट्रेवल फ्रॉम एंड व्हाई। सो अगर कोई भी एक पर्सन लक्षद्वीप जाना चाहता है देन उसे कौन से कोस्टल प्लेन से ट्रेवल करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। सो आई होप कि आपको ये तीनों ही क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। सो अब हम इन तीनों ही क्वेश्चंस के आंसर्स को चेक करते हैं। सो आपके क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है बैरन आइलैंड। सो बेसिकली निकोबार आइलैंड में बैरन आइलैंड वो जगह है जिस जगह में इंडिया का इकलौता एक्टिव वोल्केनो मिलता है। आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर है द अंडमान इन द नॉर्थ एंड द निकोबार इन द साउथ आर सेपरेटेड बाय अ वाटर बॉडी व्हिच इज कॉल्ड द 10 डिग्री चैनल। सो बेसिकली बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ही वो ग्रुप ऑफ आइलैंड है जो कि 10 डिग्री चैनल के द्वारा सेपरेट किया जाता है। एंड आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर है the person will prefer to travel from the western coastal plains because the Lakshadweep Islands are situated in Arabian Sea, which distance is lowest from this coast. Therefore, it will take the least time to reach the Lakshadweep. So, अगर एक ऐसा पर्सन जो कि लक्षद्वीप आइलैंड जाना चाहता है, then उसे बेसिकली वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के थ्रू ही जाना चाहिए, क्योंकि लक्षद्वीप आइलैंड बेसिकली इंडिया के वेस्टर्न साइड में अरेबियन सी में लोकेटेड है। सो अगर वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के थ्रू जाएगा देन जो डिस्टेंस रहेगा वो भी कम रहेगा एंड बहुत ही कम टाइम में वो लक्षद्वीप आइलैंड पहुंच सकता है। सो विद दिस हमने क्वेश्चन नंबर 8 के तीनों ही क्वेश्चंस के आंसर्स को चेक कर लिया। सो नाउ लेट्स मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 19 भी एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है। सो द क्वेश्चन इज रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। सो इस टेक्स्ट को, इस पैराग्राफ को आपको अच्छे से पढ़ना है एंड उसके बाद आपको क्वेश्चन के आंसर को देना है। सो अगेन वीडियो को पॉज करके आप इस पैराग्राफ को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। हम डायरेक्टली क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 18 की तरह ही सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 के सारे ही क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं एंड उसके बाद हम सारे ही क्वेश्चंस के आंसर्स को चेक करेंगे एक साथ। सो पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन पी वेव्स वाइब्रेट इन द सेम डायरेक्शन एज द वेव। सो क्या होता है जब पी वेव्स वेव के डायरेक्शन में ही वाइब्रेट करता है। दूसरा क्वेश्चन है, What waves are thought to be the most dangerous and why? So कौन सा वेव है जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस है एंड क्यों है। एंड तीसरा क्वेश्चन है, what is the name given to some specific areas where the waves are not reported by seismograph? What were the observation identified? यानी कि ऐसे कुछ स्पेसिफिक एरियाज को क्या कहते हैं जिन सारे स्पेसिफिक एरियाज में किसी भी वेव्स को रिपोर्ट नहीं किया जाता है साइज्मोग्राफ के द्वारा। एंड व्हाट वेर द ऑब्जर्वेशंस आइडेंटिफाइड, एंड कौन से ऑब्जर्वेशन को आइडेंटिफाई किया जाता है। सो नाउ अब हम इन तीनों ही क्वेश्चंस के आंसर्स को एक साथ चेक करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, P waves vibrate parallel to the direction of the wave. This exerts pressure on the material in the direction of the propagation. As a result, it creates density differences in the material leading to stretching and squeezing of the material. Second question का answer है, the direction of vibrations of S waves is perpendicular to the wave direction in the vertical plane, creating tufts and crests in the material through which they pass. Hence, surface waves are considered to be the most damaging waves. And third question का answer है, there exist some specific areas where the waves are not reported by seismograph. Such a zone is called a shadow zone. It is observed that seismograph located at any distance within 105 degree from the epicenter recorded the arrival of both P and S waves. However, the seismograph located beyond 145 degree from epicenter record the arrival of P waves but not that S waves. So I hope कि आपको अपने क्वेश्चन नंबर 19 के सारे ही क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे। So now let's move to your next question. Now your next question is question number 20. So question number 20 basically एक short answer type question है. So the question is, what is the size of India with reference to the world? So world के reference में India का क्या size है
दूसरा क्वेश्चन है नेम द कंट्रीज लार्जर इन एरिया देन इंडिया। सो आपको उन सारे कंट्रीज का नाम बताना है जो कि इंडिया से लार्जर है एरिया वाइज। एक्सप्लेन द लोकेशन ऑफ इंडिया ऑन द ग्लोब, और साथ ही साथ आपको इंडिया के लोकेशन को एक्सप्लेन करना है ग्लोब में। सो लेट्स चेक आउट द आंसर। सो द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20 इज साइज ऑफ इंडिया। सो सबसे पहले इंडिया के साइज के बारे में बता रखा है। सो द साइज ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर व्हिच अकाउंट्स फॉर 2.6% ऑफ द टोटल लैंड ऑफ द वर्ल्ड। सो इंडिया का जो साइज है वो बेसिकली 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, एंड जो कि पूरे वर्ल्ड में जितना भी लैंड है उसका 2.6% है। नाउ नेक्स्ट हमें इंडिया के रैंकिंग के बारे में बता रखा है। सो इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। सो पूरे वर्ल्ड में इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है। द फॉलोइंग कंट्रीज आर लार्जर इन एरिया देन इंडिया आर रशिया, चाइना, कनाडा, ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया। सो बेसिकली ऐसे 6 कंट्री है जो कि इंडिया से भी लार्जर है एरिया वाइज। सो पहला है रशिया, दूसरा है चाइना, तीसरा है कनाडा, चौथा है ब्राजील एंड लास्ट है ऑस्ट्रेलिया। नाउ नेक्स्ट हमें इंडिया के लोकेशन के बारे में बता रखा है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज India lies entirely in the northern hemisphere. Second point is India's mainland extend between 8 degree 4 north and 37 degree 8 north latitude and 68 degree 7 east and 97 degree 25 east longitude. Third point है the Tropic of Cancer divides India into 2 almost equal part. Fourth point है the island groups of Lakshadweep and Andaman and Nicobar are also part of India. And last point है India's territorial limit extend towards the sea up to 12 nautical miles from the coast. So with this आपका क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कंप्लीट होता है। So now let's move to your next question. सो क्वेश्चन नंबर 20 में आप लोगों को 2 क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 में आप लोगों को इंटरनल चॉइस मिला है, यानी कि अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है देन उसके बदले में आप दूसरे क्वेश्चन के आंसर को भी लिख सकते हो। सो द सेकंड क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 20 इज व्हाट आर द इम्प्लीकेशन ऑफ इंडिया हैविंग अ लॉन्ग कोस्ट लाइन, यानी कि इंडिया के पास इतना लार्ज कोस्ट लाइन है, इतना लंबा कोस्ट लाइन है। सो उसका क्या इम्प्लीकेशन है, यानी कि उसका क्या बेनिफिट है, उसका क्या इफेक्ट है। सो लेट्स चेक आउट द आंसर। सो द आंसर इज द टोटल लेंथ of coastline is 7,516.6 kilometers and hence India is benefited as follows. So India के पास इतना किलोमीटर का कोस्ट लाइन है, so इसकी वजह से इंडिया को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। So the first benefit is India is a southward extension of the Asian continent. The trans-Indian ocean routes connecting the countries of East Asia and Europe in the west provide a strategic central location to India. Second benefit is the Deccan Peninsula protrudes in the Indian Ocean. As a result, it helps India to stabilize close contact with Africa, West Asia and Europe from the western coast and with East Asia and Southeast Asia from the eastern coast. And the third benefit is no other country has the longest coastline in the Indian Ocean as India has, and indeed it is India's eminent position in the Indian Ocean which justifies the naming of an ocean after it. So now let's move to your next question. Now your next question is question number 21. So question number 21 भी एक short answer type question है. So the question is, as an individual, how will you contribute in conservation of forest and wildlife? So एक individual के रूप में आप किस तरीके से forest के conservation में and wildlife के conservation में contribute कर सकते हैं? So let's check out the answer. So the answer of question number 21 is wildlife conservation has a very large ambit with unbounded potential for the well-being of humankind. However, this can be achieved only when every individual understands its significance and contributes his bit. For the purpose of effective conservation of flora and fauna, special steps can be taken by each individual. So the first step is we can participate in Van Mahotsav and pledge to plant a tree every year. Second step is we may stop people from killing domestic animals in our surrounding like a cow, goat, etc. And the third step is we can create awareness among people about the importance of trees and wildlife for us. So with this question number 21 का आंसर complete होता है. So now let's move to our next question. Now your next question is question number 22. So the question is, why are parent material and time considered as passive control factors in soil formation? So soil के formation में parent material and time को क्यों passive control factors के रूप में consider किया जाता है? So let's check out the answer. So the answer of question number 22 is, so सबसे पहले हमें parent material के बारे में बता रखा है. So the parent material is a passive control factor in soil formation.
Soil formation depends upon the texture and structure as well as the mineral and chemical composition of the rock, debris or deposit. Nature and rate of weathering and the depth of weathering metal are important consideration under parent material. There may be differences in soil over similar bedrock and dissimilar bedrock may have similar soil above them. But when soils are very young and have not matured, this shows strong links with the type of parent rock. Also, in case of some limestone areas where the weathering processes are specific and peculiar, soil will show clear relation with the parent rock. Now next हमें time के बारे में बता रखा है. So it is also the passive controlling factor in soil formation. The length of time the soil forming processes operate determine maturation of soil and profile development. A soil becomes mature when all soil becomes mature when all soil forming process act for sufficiently long time developing a profile. Soils developing from recently deposited alluvium or glacial till are considered young and they exhibit no horizons or only poorly developed horizon. No specific length of time is absolute term can be fixed for soils to develop and mature. So with this question number 22 का आंसर complete होता है. So now let's move to your next question. So question number 22 में भी आप लोगों को internal choice मिला है. यानी कि अगर आपको ये question नहीं आता है then उसके बदले में आप दूसरे question को भी attempt कर सकते हो. So the question is, what is the importance of weathering for the natural economy? So natural economy में weathering का क्या importance होता है? So let's check out the answer. So the answer is first point, weathering is the initial stage in the formation of soil. It produces natural resources, for instance, clay which is used for making bricks. Second point, another significance is weathering weakens rocks, making them easier for people to exploit, for example, by mining and quarrying. This process is accountable for the fragmentation of the rocks into smaller fragments and making the way for creation of not only soil and regolith but also mass movements and erosion. Third point is biodiversity and biomes are basically a result of vegetation and forests rely upon the depth of weathering mantles. Erosion cannot be significant if the rocks are not weathered. It means weathering aids erosion, mass wasting and reduction of relief and modification in landforms are a result of erosion. And the fourth point is weathering of rocks and deposits help in the augmentation and concentration of some valuable ores of manganese, aluminium, iron and copper etc. which have a great significance in the economy of the country. So with this, इस question का भी answer complete होता है. So now let's move to your next question. Now your last question from section B is question number 23. Differentiate between man-made disaster and natural disaster. So man-made disaster and natural disaster के बीच में आपको differences बताना है. So let's check out the answer. So the answer of question number 23 is, so सबसे पहले हमें man-made disaster and natural disaster के meaning के बारे में बता रखा है. So man-made disaster are undesirable occurrence resulting from human action, whereas natural disaster is an undesirable occurrence resulting from forces that are largely outside human control, strike quickly with little or no warning, which causes or threaten serious disruption of life and property. Now next हमें man-made disaster and natural disaster के example के बारे में बता रखा है. So the example of man-made disaster are bomb blast, industrial explosion, war, fire accident, etc. And the example of natural disaster are earthquake, landslide, cyclone, flood, drought, etc. So with this question number 23 का भी आंसर कंप्लीट होता है. So with this हमने आपके सेक्शन बी के सारे ही क्वेश्चंस एंड उनके आंसर्स को डिस्कस कर लिया. So now let's move to your next section which is section C. So section C में basically आप लोगों से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा गया है. So total आप लोगों से 5 लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है. So the first long question from section C is question number 24. Suppose you are traveling from Haridwar to Siliguri along the foothills of the Himalayas. Name the important rivers you will come across and describe the characteristics of any one of them. So मान लीजिए कि आप हरिद्वार से सिलीगुड़ी ट्रेवल कर रहे हैं along the foothills of the Himalayas, यानी कि हिमालयाज के फुट हिल से होते हुए. सो रास्ते में आपको जितने भी इंपॉर्टेंट रिवर्स मिलेंगे सो उन सारे ही इंपॉर्टेंट रिवर्स का आपको नाम लिखना है एंड उनमें से किसी भी एक इंपॉर्टेंट रिवर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको लिखना है, यानी कि विशेषताओं के बारे में आपको लिखना है. सो लेट्स चेक आउट द आंसर.
सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 24. सो लॉन्ग क्वेश्चंस के सारे ही आंसर बहुत ज्यादा लंबा है. ऑब्वियस सी बात है, लॉन्ग क्वेश्चन है तो आंसर भी लंबा होगा ही. सो इसीलिए आप एक काम कीजिए, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द आंसर, क्योंकि आंसर को सिंपली ऐसे रीड करके आपका भी टाइम वेस्ट होगा और साथ ही साथ वीडियो भी बेफालतू में लंबा बन जाएगा. सो इसीलिए टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द आंसर एंड रीड द आंसर बाय योरसेल्फ. सो सेक्शन सी के सारे ही क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर देती हूँ एंड आंसर्स का स्क्रीनशॉट मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर देती हूँ. Now your next question from section C is question number 25. What is food chain? यानी कि food chain क्या होता है? And give one example of a grazing food chain identifying the various level. So grazing food chain का आपको एक example देना है और साथ ही साथ हर एक लेबल को आपको identify करना है. Your next question is question number 26. Ocean seems to be water body but it has many types of landforms within it. Justify the statement by giving some example. So ocean को देखने में हमें एक वाटर बॉडी की तरह लगता है, बट ओशन के अंदर में भी कई तरीके के लैंडफॉर्म्स होते हैं. सो इस स्टेटमेंट को हमें जस्टिफाई करना है एग्जाम्पल के साथ. सो क्वेश्चन नंबर 26 में आप लोगों को इंटरनल चॉइस मिला है. So the question is, when you move into the ocean, what thermal layers would you encounter? So जब भी आप ओशियन में मूव करते हो, then आपको कितने सारे थर्मल लेयर्स देखने को मिलते हैं and why the temperature varies with depth? So जैसे जैसे आप ओशियन में गहराई में जाते हो, then जो टेम्परेचर होता है वो वेरीज क्यों करता है, यानी कि वो डिफरेंट क्यों होता है. Now your next question is question number 27. Why does tropical cyclone originate over the seas? So seas में tropical cyclone क्यों originate होता है? And in which part of the tropical cyclone do torrential rain and high velocity winds blow and why? And tropical cyclone के किस part में torrential rain and high velocity wind blow करता है और किस लिए करता है? Your next question is question number 28. Describe the climatic condition which prevail over India during different season. So India में अलग अलग सीजन में जो climatic condition होता है उसको आपको describe करना है. क्वेश्चन नंबर 28 में भी आप लोगों को इंटरनल चॉइस मिला है. सो द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन सी इज, व्हाट आर मॉनसून्स? मॉनसून क्या होता है? हाउ आर दिस कर्स? मॉनसून कैसे कर्स होता है? एंड डिस्क्राइब द विंटर एंड समर मॉनसून. एंड विंटर एंड समर मॉनसून क्या होता है? सो विद दिस हमने आपके सेक्शन सी के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया एंड आई होप कि आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट को ले लिया होगा. सो नाउ लेट्स मूव टू योर लास्ट सेक्शन व्हिच इज सेक्शन डी. सो सेक्शन डी में बेसिकली आप लोगों से मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है. सो द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29. ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग. सो इंडिया के मैप में आपको इन सारे जगहों को लोकेट करना है. सो पहला है द हेडक्वार्टर ऑफ फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, दूसरा है द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, तीसरा है द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, फोर्थ है एन एरिया हैविंग डेसिडियस फॉरेस्ट एंड लास्ट है नर्मदा रिवर. सो लेट्स चेक आउट द आंसर. सो दिस इज द आंसर. सो फर्स्ट पॉइंट था आपका हेडक्वार्टर ऑफ फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया. सो ये बेसिकली देहरादून में लोकेटेड है, उत्तराखंड. सो ये है उत्तराखंड एंड ये पॉइंट है देहरादून. सो आपको मैप में इस जगह पे मार्क करना है. दूसरा क्वेश्चन था आपका द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया. सो बेसिकली अनामुंडी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया एंड ये बेसिकली स्टेट ऑफ केरला में लोकेटेड है. सो यहाँ पे आपको अनामुंडी को मार्क करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका द साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया. सो बेसिकली इंदिरा पॉइंट इज द साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया एंड इट इज लोकेटेड इन निकोबार डिस्ट्रिक्ट एट ग्रेट निकोबार आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. सो इस जगह पे आपको इंदिरा पॉइंट देखने को मिल जाएगा. सो मैप के इस पॉइंट में आपको इंदिरा पॉइंट को मार्क करना है. नेक्स्ट पॉइंट था आपका डेसिडियस फॉरेस्ट. सो डेसिडियस फॉरेस्ट बेसिकली इंडिया के अलग अलग स्टेट में मिलता है. सो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, सो इन सारे स्टेट में डेसिडियस फॉरेस्ट मिलता है. सो आपको यहाँ पे मार्क करना है एरियाज हैविंग डेसिडियस फॉरेस्ट.
एंड आपका फिफ्थ पॉइंट था नर्मदा रिवर। सो नर्मदा रिवर ऑरिजिनेट्स ऑन द वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ द अमरकंटक प्लेटू। सो इस जगह पे नर्मदा रिवर ऑरिजिनेट होता है। सो इस तरीके से आपको अपने मैप में इन सारे लोकेशन को प्लॉट करना है। सो विद दिस क्वेश्चन नंबर 29 का भी आंसर कंप्लीट होता है। नाउ योर लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30। विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग की आइडेंटिफाई द एरियाज मार्क्ड एज A, B, C, D and E on the given outline map of the world and write the correct name of the place in the blank space given on the map. सो बेसिकली यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स लिखे गए हैं। सो इन सारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स के हेल्प से वर्ल्ड मैप में जिस जिस जगह को A, B, C, D एंड E मार्क किया गया है, सो उन सारे एरियाज को आपको आइडेंटिफाई करना है एंड उसका सही नाम आपको लिखना है। सो पहला पॉइंट है, this is a divergent boundary where the American plate is or are separated from the Eurasia and African plate. So इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मिड अटलांटिक रीज। सो ए पॉइंट में आपको बेसिकली मिड अटलांटिक रीज लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस लेक हैज अ हाईएस्ट सैलिनिटी ऑफ अबाउट 220 ग्राम पर केजी। सो ये जो लेक है, इस लेक में सबसे ज्यादा सैलिनिटी है, यानी कि सबसे ज्यादा खारापन है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ग्रेट सॉल्ट लेक। सो बेसिकली बी में आपको ग्रेट सॉल्ट लेक लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, दिस ट्रॉपिकल ग्रासलैंड इन ऑस्ट्रेलिया हैज वार्म हॉट क्लाइमेट एंड रेनफॉल अराउंड 500 to 1250 mm. सो ये जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है ऑस्ट्रेलिया में, सो यहाँ पे वार्म हॉट क्लाइमेट रहता है एंड यहाँ पे रेनफॉल करीब 500 से लेकर 1250 mm के बीच में होता है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रॉपिकल सवाना। सो जहाँ पे पॉइंट नंबर सी है, सो यहाँ पे आपको ट्रॉपिकल सवाना लिखना है। आपका नेक्स्ट पॉइंट है, दिस वार्म करंट फ्लोज एंटी क्लॉकवाइज अबव द कोस्ट ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया एंड अलास्का। सो ये जो वार्म करंट है, ये बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करता है ब्रिटिश कोलंबिया एंड अलास्का से होते हुए। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अलास्का करंट। सो बेसिकली जहाँ पे पॉइंट डी मार्क किया गया है, उसको आपको लिखना है अलास्का पॉइंट। एंड आपका लास्ट पॉइंट है, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क एनामलाई इज लोकेटेड इन दिस इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट। यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल पार्क बेसिकली इस इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट में लोकेटेड है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेस्टर्न घाट। सो बेसिकली इंडिया के वेस्टर्न घाट में इंदिरा गांधी नेशनल पार्क लोकेटेड है। सो विद दिस हमने आपके क्वेश्चन नंबर 30 को भी कंप्लीट कर लिया। सो बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका मिड अटलांटिक रीज, सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ग्रेट सॉल्ट लेक, थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ट्रॉपिकल सवाना, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अलास्का करंट एंड लास्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वेस्टर्न घाट। सो आपको इन सारे आंसर्स को ए, बी, सी एंड डी जहां जहां पे पॉइंट मार्क किया गया है उस जगह पे लिखना है। सो विद दिस हमने आपके क्लास 11 ज्योग्राफी के लेटेस्ट सैंपल पेपर के सारे ही क्वेश्चंस विद देयर आंसर्स को डिस्कस कर लिया। सो आई होप कि आपको आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगा होगा। एंड अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल कि अगर अभी तक आप लोगों ने क्लास 11 हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का सैंपल पेपर वाला वीडियो नहीं देखा है, देन प्लीज चेक आउट दैट वीडियो। लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा, देन प्लीज लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट एंड प्लीज कमेंट मी डाउन कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो नाउ सी you also in my next video. Till then, bye bye and stay tuned with my channel and thanks for watching my video.